प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स में हमने पोल्ट्री कीपिंग के अंतर्गत जो प्रयोग में लाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, मुर्गी की विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां पोल्ट्री कीपिंग के अंतर्गत प्रयोग में लाई जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया गया है, ये सारा कुछ आपको बताया था। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। पोल्ट्री की कीपिंग में या कहें कि मुर्गी पालन में अनेक प्रकार के जो कार्य हमें करने होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सावधानियों के अंतर्गत आती हैं, बहुत सारी चीज़ें देखभाल के अंतर्गत आती हैं, रीडिंग वगैरह, प्रजनन की विधियां हैं, मीटिंग के प्रकार हैं। तो ये सारा उसमें ऊष्मायन का भी एक बहुत बड़ा, हैचिंग का भी और इंक्यूबेशन का, स्फुटिंग का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सब भी हमें इसमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले चलते हैं सिलेक्शन ऑफ एग्स में। सिलेक्शन ऑफ एग्स का मतलब है अंडों का चयन। पोल्ट्री कीपिंग में ये आप जानते ही हैं कि प्रमुख रूप से दो पदार्थों के लिए हम मुर्गी पालन करते हैं। एक तो उनसे प्राप्त होने वाले अंडे, जिन अंडों का बड़े स्तर पर हम प्रोडक्शन करने के बाद मार्केट में उनको बेचा जाता है, लोग उनके भोजन के रूप में, उसे अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल में लेते हैं। और इसी प्रकार मुर्गी का जो मीट है, मांस है, वो भी भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनके लिए मुर्गी पालन किया जाता है। तो उसमें कौन कौन सी वेराइटीज़ थी ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे मान लीजिए आप एग्स के लिए, अंडे के लिए मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो फिर अंडे की क्वालिटी कैसी है, अंडे का आकार किस प्रकार का है, कौन सी मुर्गी कितने अंडे देती है, यानी उसकी क्वांटिटी भी देखी जाएगी, अंडे की क्वालिटी भी देखी जाएगी और उसका साइज़ वगैरह भी देखा जाएगा। इसके आधार पर ही फिर स्पीशीज़ का चयन होता है, उसकी प्रजाति का चयन होता है और उसके आधार पर ही उसका पालन फिर किया जाता है। तो अंडों के चयन के हिसाब से यदि देखें तो अच्छी ब्रीड की जो मुर्गी होती हैं उनके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी होती है और साइज़ भी ठीक होता है, बहुत छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा भी नहीं होता, और उसकी क्वांटिटी यानी वो कितने अंडे एक बार में देती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। इसलिए अब जब अंडे मुर्गी द्वारा दिए जाते हैं तो उन अंडों का आपको कलेक्शन करके और उनका स्टोरेज करके और फिर मार्केट में भेजने होते हैं। तो हमेशा ये देखा जाता है कि उसमें जो फ्रेश अंडे होते हैं, ताज़े अंडे होते हैं, उन्हीं का चयन उसमें करना चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत बड़े अंडे जो है ना, वो दोनों ही अच्छे अंडों की श्रेणी में नहीं आते। मध्यम आकार के या कहीं सामान्य आकार के अंडे ही अच्छे अंडों की श्रेणी में आते हैं। और इसके साथ ही अंडे का जो कवच होता है उसको भी देखा जाता है कि वो रफ़ सरफेस है, उसकी खुरदरी है या फिर चिकनी सरफेस है। तो चिकनी सतह वाले अंडे जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। अब अंडों का उपचार से मतलब ट्रीटमेंट ऑफ एग्स। इसमें क्या है, उपचार की जगह इसको हम देखभाल भी कह सकते हैं एक तरीके से। जैसे अंडे देने के बाद उन अंडों की रोज़ाना जो इस उद्योग में जुड़े हुए लोग होते हैं उनको अंडों की सुरक्षा करनी होती है, उनकी देखभाल करनी होती है। तो कई बार क्या अंडे टूट जाते हैं, वहीं वो सड़ते रहते हैं, तो उससे अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसलिए अंडे अगर टूट गया तो उसको वहाँ से हटा देना चाहिए और शेष अंडे जो हैं उनको भी ऐसे नेस्ट में रखना चाहिए जिसमें कि वो थोड़े से ड्राई हो जाएं। इसी तरह अंडों को धोया भी जाता है। अंडों को धोने के लिए काम में आता है तो वो गुनगुना जल होता है, लगभग 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म पानी से अंडों को धो लिया जाता है और अनिषेचित अंडों को नेस्ट से हटा देते हैं। जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनको तो हटा देते हैं। फिर स्फोटन के पश्चात यानी जो हैचिंग होती है उसके पश्चात निकले हुए जो बच्चे होते हैं उसमें से वो निकलते ही कोई भोजन ग्रहण नहीं करते। इसलिए निश्चित समय है, मतलब ये कोई समझ लो 30 से 36 घंटे तक का समय है, ऐसे में इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ एग से किस प्रकार से अंडों को आप देखेंगे और उसमें से जो हैचिंग के बाद बच्चे निकल रहे हैं उनकी देखभाल कैसे करनी है।
फिर आता है प्रिकॉशंस ऑफ हैचिंग, यानी स्फोटन के लिए सावधानियां क्या क्या अपन को रखनी है। तो उसके लिए ये है कि भाई रात्रि के समय में जो मुर्गी है उसको थोड़े से हवादार स्थान पर रखना चाहिए और प्रकाश बहुत कम होना चाहिए। इसी तरह से एक मुर्गी के नीचे जैसे मुर्गी अंडे सेती है तो उसमें 6 से 8 अंडे ही रखे जाने चाहिए, इससे ज़्यादा अंडे वहाँ रखने से फिर ठीक तरीके से उनका इंक्यूबेशन नहीं होता। इसके अलावा मुर्गी जो है वो किसी रोग से संक्रमित नहीं होनी चाहिए, उसे किसी तरह का रोग नहीं होना चाहिए, ये भी एक देखने वाली बात होती है। मुर्गी को रोज़ाना उसकी जो फूड है उसका और पानी की व्यवस्था, वो रोज़ाना उसको ताज़ा भोजन और जल इसकी उपलब्धता होनी चाहिए। फिर जब हैचिंग का समय होता है उस समय मुर्गी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होता, उसके आसपास किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए। तो उसको अकेला छोड़ना मुर्गी को और हैचिंग के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। तो ये प्रिकॉशंस हैचिंग के हैं। हैचिंग के बाद उसमें से चूजे निकलेंगे। अब वो चूजे निकलेंगे उनका पालन पोषण किस प्रकार से करना है ये अपन पढ़ते हैं रियरिंग ऑफ चिक्स के अंतर्गत, यानी चूजे की देखभाल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी इसका सही प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अलग अलग नस्ल के जो मुर्गियाँ होती हैं उनकी पोषण की विधियाँ भी अलग अलग होती हैं, उनकी रहने का आवास और देखभाल की भी अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन सामान्य तौर पे क्या होता है कि जब विस्फोटन हो जाता है, चूजा बाहर निकल आ जाता है, तो उसको उसके 36 घंटे पश्चात चूजे और मादा इन दोनों को अलग अलग करके अलग अलग नेस्ट में खुली और साफ़ जगह में रख दिया जाता है। 36 घंटे तक तो लगभग चूजे और उसकी माँ दोनों एक जगह ही रहते हैं, उसके बाद उनको सेपरेट कर दिया जाता है। इस दौरान जो मादा को जो उचित पोषण वाला भोजन खिलाया जाता है वो दिया जाता है रेगुलरली, और प्रत्येक 2 घंटे पश्चात चूजे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन खिलाया जाता है। 45 दिन की अवधि तक जो चिकन होता है उसमें उसको दिन में कम से कम 5-6 बार भोजन कराना चाहिए, जिससे उसका डेवलपमेंट जो है बहुत तेज़ी से हो सके। उसके बाद 6 महीने तक दिन में 4 बार भोजन उनको दिया जाता है। ये एक सामान्य परिस्थिति की बात है। अगर आप चाहते हैं कि चिकन का डेवलपमेंट बहुत अच्छी प्रकार से हो तो उसकी भोजन और जल की उपलब्धता के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। पहला जो फीड दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, वो सूर्योदय के तुरंत बाद, और अंतिम भोजन दिया जाता है सूर्यास्त से पहले। यानी ये पहले शुरुआती और अंतिम इन दोनों की तो स्थिति ऐसी है, और बाद में फिर ये 5-6 बार चूँकि देना है तो बीच में उसी अंतराल को तय कर लेते हैं, उसके हिसाब से भोजन 5 या 6 बार खिलाया जाता है। 1 सप्ताह में प्याज और लहसुन को पीसकर कम से कम 2-3 बार प्याज और लहसुन को भी पीसकर इनको खिलाना चाहिए। फिर कभी कभी जो चिकन को केंचुए और दीमक का आहार भी दिया जाता है, ये भी इनके भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं, ऑयल केक है, और जल में जैसे अपन कभी कभी KMNO4 युक्त जल भी इनको पिलाते हैं। जो इनकी डाइट है उस डाइट से अधिक डाइट भी दिया जाना हानिकारक होता है। ये तय है इनकी डाइट जितनी, उससे ज़्यादा डाइट देना भी ठीक नहीं होता है, इसलिए उसका रेगुलेशन भी आवश्यक है। 6 महीने के बाद में चूजा जो होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसको फिर दिन में 3 बार भोजन देना चाहिए 6 महीने के बाद में। तो जो शुरू में जो उसकी 5-6 बार की जो फ्रीक्वेंसी थी उसको कम करके 3 बार की कर देनी चाहिए। और इस समय इनकी जो फीड है उसको फिर उसमें हरा भोजन जो है वो भी ऐड कर दिया जाता है, हरा भोजन उसको दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो रियरिंग ऑफ चिक्स है, यानी चूजे की जो देखभाल है उसके बड़े होने तक की, ये सारी इसके अंतर्गत की जाती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ मेटिंग पर, यानी मेटिंग किस प्रकार से मुर्गी की करवाई जाती है, उसके भी कुछ तरीके होते हैं। तो वो तरीके हमें पोल्ट्री कीपिंग के दौरान प्रयोग में
लाए जाते हैं, लाने होते हैं। जैसे सबसे पहले है पेन मेटिंग। पेन मेटिंग के अंतर्गत क्या होता है, इस विधि में एक मुर्गे की एक समूह या झुंड में, यानी एक मुर्गे को कई मुर्गियों के एक समूह में छोड़ दिया जाता है। कई मुर्गियों के एक समूह में एक मुर्गा छोड़ा जाता है। यानी इसकी अगर देखें तो 10 मुर्गी के एक समूह में एक मुर्गा छोड़ दिया जाता है, ये पेन मेटिंग कहलाती है। एक होती है फ्लॉक मेटिंग। फ्लॉक मेटिंग में क्या होता है, एक मुर्गियों के समूह में कई मुर्गे छोड़े जाते हैं। और ये जो कंडीशन बनती है उसमें कभी कभी क्या होता है कि मुर्गों में लड़ाई भी होती है और हिंसा जैसी चीज़ भी उसमें देखने को मिलती है। लेकिन जो प्रभावी मुर्गा होता है, डोमिनेंट मुर्गा होता है, वो अल्टीमेटली वो मेटिंग में सफल होता है। जहाँ कोई किसी प्रकार का इसका एक पर्पज़ ये है कि भाई एक तो जो एक स्वस्थ और पूरी तरीके से फिट जो मुर्गा है उससे मेटिंग अगर होगी तो उसी के आधार पर भी आने वाले जो चूजे हैं उनका भी उनकी वैरायटी भी तय हो जाती है। यानी वो भी अच्छे हेल्दी चूजे, हेल्दी चिकन आपको देखने को आगे मिल सकते हैं। तो जो फ्लॉक मेटिंग है, इस फ्लॉक मेटिंग में अमूमन एक से अधिक मुर्गे का इस्तेमाल मुर्गियों के समूह में किया जाता है। एक होती है स्टड मेटिंग। स्टड मेटिंग, इसमें क्या होता है, मुर्गे और मुर्गियों को अलग अलग समूह में रखा जाता है और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है मुर्गियों को संगम हेतु मुर्गे के समूह में छोड़ दिया जाता है। यानी इसमें कोई विशेष प्रकार की कैलकुलेशन नहीं लगाई जाती है, अलग अलग रहते हैं तो उसमें से मुर्गियों को लेकर मुर्गों को समूह में छोड़ दिया जाता है, तो मेटिंग की क्रिया संपन्न हो जाती है। इसके अलावा प्रजनन की जो और विधियां हैं, जैसे इनब्रीडिंग यानी अंतः प्रजनन। इसमें क्या है कि एक ही जाति के समीप के सदस्य जो होते हैं, समीप के सदस्य यानी उनके फैमिली मेम्बर्स ही हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक ही जनरेशन में भाई बहन, पिता पुत्री, माँ पुत्र आदि, ये सारे ही प्रजनन के लिए उपयोग में ले लिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग। लेकिन इस तरह की जो ब्रीडिंग होती है ये उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि इसमें जो नस्ल होती है उस नस्ल में काफ़ी तरह की विकृति और कमजोरियां पाई जाती हैं और आगे धीरे धीरे करके ये बहुत ही इनइफेक्टिव नस्ल के रूप में, वैरायटी के रूप में बदल जाते हैं और ये ज़्यादा उपयोगी नहीं रहते। इसलिए ये जो इनब्रीडिंग है ये ज़्यादा उपयोग में लाई नहीं जाती। दूसरे प्रकार की ब्रीडिंग होती है लाइन ब्रीडिंग। जैसे इसमें किसी एक पक्षी का बार बार अच्छे गुणों के कारण, यानी उसके गुण बहुत अच्छे हैं। इससे पहले जैसे फ्लॉक जो ब्रीडिंग बता रहा था, फ्लॉक मीटिंग में, फ्लॉक मीटिंग का अर्थ भी यही था कि भाई दो मुर्गे छोड़े थे तो वो जो फिटेस्ट मुर्गा है उसी की संतति हमें आगे देखने को मिले। इसी तरह की ये चीज़ है इसमें भी क्या है कि जब हम एक पक्षी का बार बार अच्छे गुणों के कारण इन ब्रीडिंग में काम में लाने को लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। अच्छे गुणों के कारण से उसका हम उपयोग करते हैं, तो इन ब्रीडिंग, तो ये इन ब्रीडिंग कहलाती है, ये लाइन ब्रीडिंग कहलाती है। तो इसमें एक मुर्गा हम सेलेक्ट किया तो उसमें मान लीजिए वैरायटी वो अच्छी है तो उसका उपयोग करते हैं, ताकि उसके जो गुण हैं एक जाति में स्थिर रूप से आगे बढ़ते रहें और हमें अच्छी वैरायटी प्राप्त होती रहे। और ये जो पद्धति, ये मेथड है, इसमें परस्पर जो निकट के सदस्य होते हैं ना, पारिवारिक सदस्य, उनमें संगम नहीं कराया जाता, दूर की प्रजाति का सदस्य प्रयोग में लाया जाता है। एक होता है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में बाह्य विनिमय कहते हैं। इसमें एक ही प्रकार के पक्षी, लेकिन उनका स्ट्रेन अलग अलग होता है। तो एक ही प्रकार के जो मुर्गे होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, वो एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन स्ट्रेन उनका प्रभेद अलग अलग हो जाता है और उनका संकरण करवाया जाता है, तो ये बाह्य विनिमय कहलाता है। जैसे कि वाइट लेगॉर्न की एक जाति में अधिक अंडे देने की क्षमता है, परंतु अंडे उनके छोटे होते हैं, तो उसी जाति के पक्षियों से संभोग कराना चाहिए जिससे अंडे वांछित मात्रा से कम हो परंतु बड़े हों। तो इस तरह से ये
आउट क्रॉसिंग भी करवाई जाती है। फिर होता है सिंपल क्रॉसिंग, सिंपल विनिमय। इसमें अलग अलग जातियों की जो मुर्गे मुर्गियाँ होते हैं उनके बीच में ब्रीडिंग कराई जाती है, तो ये हाइब्रिड पैदा होते हैं। इससे हाइब्रिड पैदा होने से उसमें कई तरह की चीज़ें रहती हैं कि कभी बहुत अच्छी प्रजाति भी हमें मिलती है, अधिकांशतः अच्छी प्रजाति मिलती है, ये कभी कभी हमें वो उसमें कुछ निम्न गुणों वाली प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं, जो धीरे धीरे वो आउट कर दी जाती हैं पोल्ट्री फार्मिंग से। फिर होता है संकर प्रजनन, हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि दो प्रजातियां जो एक दूसरे संबंधित नहीं होती हैं, और उनके मिलने से उनके गुण हैं अपनी संतति में आते हैं। तो होता क्या है कि ये जो हाइब्रिड विगर है, इसमें दो असंबंधित प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, उनके नर व मादा के मिलने से जो संतति होती है उसके गुण अपने पैतृक गुणों से अधिक हों, यानी जो उसके पैतृक गुण हैं उससे भी अगर और अधिक उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ आती हैं तो उसे विगर कहते हैं, ओजस कहते हैं। और इसको हाइब्रिड विगर नाम इसलिए दिया क्योंकि वो दोनों प्रजातियां अलग अलग थीं। और इसको प्रसंग ऊर्जा भी कहा जाता है, यानी प्रसंग ऊर्जा में सिर्फ जीवन क्षमता के ही गुण शामिल नहीं होते, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी गुण सम्मिलित हैं जो आर्थिक लाभ के लिए आवश्यक हैं। जैसे बहुत तेज़ी से उसका विकास होना, बहुत तेज़ी से विकास होना, और उम्र का अधिक होना, है ना, मृत्यु दर कम होना, अधिक अंडे देने की क्षमता होना, अधिक प्रजनन की क्षमता होना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस के अंतर्गत देखने को मिलती हैं, और इसका भी बहुत उपयोग आजकल किया जाता है। तो ये कुछ प्रजनन संबंधी चीज़ें हैं जो आपके समक्ष मैंने रखी हैं। अब इससे आगे फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।